रोबोटिक टेक्निक मैक्स हॉस्पिटल में? हमें ये बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब हम चंडीगढ़ के पेशेंट्स के लिए या आसपास के पेशेंट्स के लिए उठने के लिए बदलने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक वाला रोबोट है। और ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनकी फंक्शनल आउटकम को अच्छा करेगी, उनको लेस पेन देगी, अर्ली रिकवरी देगी, और वो सारे बेनिफिट पेशेंट्स इमीडिएटली अपनी सर्जरी रियलाइज करते हैं। जो पहले 3-4 महीनों में इस सर्जरी में पेशेंट्स को प्रॉब्लम सब मिनिमाइज हो जाएगी इस सर्जरी से। ये हम इस रोबोट से एक्सपेक्ट करते हैं। ऑपरेशन किस टेक्निक से करते हैं इसके बारे में? नहीं, ये जो सर्जरी है इसमें हम कोई इसमें एक ही स्टैंडर्ड टेक्निक होती है कि हम इसमें वो इंसिजन लगाते हैं, हड्डी को सरफेस को क्लीन करते हैं, फिर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया प्रॉपर इम्प्लांट के साइज से कट करते हैं, अलाइनमेंट को अच्छा करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करते हैं, और उसके बाद हम ओरिजिनल इम्प्लांट्स को डालते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले अंदाजे से किया करते थे विद अवर एक्सपीरियंस। नाउ रोबोट इसमें हेल्प करता है टू डिफाइन इट आउट, कितनी सॉफ्ट टिश्यू अलग अलग चीज़ें हैं, कितने बोन कट्स होने हैं, कितनी उनकी साइजिंग होनी है। तो हमारा जो एक्यूरेसी वो बहुत बढ़ जाता है, हमारा सॉफ्ट टिश्यू जो डैमेज है वो मिनिमम हो जाता है, और वो सब चीज़ें इवेंचुअली अच्छी आउटकम मरीज को कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है? ये आगे यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जनरल स्टेटस क्या है। अगर वो पेशेंट का जनरल स्टेटस बहुत अच्छा है तो हम दूसरे दिन से उसको खड़ा करके चलने की प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब कई बार तो अगर हम सिंगल नहीं करते हैं तो उसको उससे भी जल्दी किया जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम पेशेंट को सेकेंड डे पे वॉकिंग उसकी एक्टिविटीज़ करवा देते हैं। फिर उसके क्योंकि मैनी ऑफ दीज पेशेंट्स आर रिलेटिवली उनकी जनरल हालत के हिसाब से फिर वो एडजस्टमेंट करते हैं कि 3 दिन रहना है, 4 दिन रहना। सर रोबोटिक का क्या फायदा है और कहाँ से ये टेक्निक मैक्स हॉस्पिटल में? रोबोटिक का जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोबोटिक हमारी सर्जरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ एक्यूरेसी ऐड करती है। हमारी प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट में, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ को हमें कितना बैलेंस करना है, उसमें कितना कम सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ करना है, उसमें सब चीज़ों को वो बहुत बढ़ा देती है। उससे पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो उसका आउटकम होती है, उसका जो फीलिंग होती है वो मच बेटर होती है। उससे जिसको कहते हैं कि किसी भी सर्जरी मैंने करवाई है मैं कितना पॉजिटिव हूँ अपनी आउटकम के बारे में, वो सब इम्प्रूव हो जाता है। ये भारत में जिस तरह से भारत में केस बढ़े, आखिर क्या वजह मानते हैं प्रॉब्लम अब जैसे हम पहले भी कह रहे थे, इसमें मल्टी फैक्टोरियल है, कई कारण हैं इसमें। मैंने बात कहा भी कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जेनेटिक फैक्टर है कि हमारी पॉपुलेशन में नीज प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। वहाँ पे हिप भी बहुत ज़्यादा होता है हमारा, लेकिन अगर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं क्योंकि हमें आदत है नीचे चौकड़ी मार के पालकी मार के बैठने की, उससे हिप सेफ हो जाता है, पर एक्चुअली उससे नी बढ़ जाता है, नी का जो एब्नॉर्मल स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अकेला ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है, बट इन सब फैक्टर्स में हमारा नी प्रॉब्लम्स 90% है और हिप प्रॉब्लम्स 10% है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में दोनों 50-50%। आप क्या एडवाइस करेंगे? हम ये एडवाइस करते हैं कि जब तक पॉसिबल हो नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जाए, एक अच्छी एक्सरसाइज करके, एक अच्छी स्ट्रेंथ करके और एक अच्छे डे टू डे लाइफ को बना करके। पर अगर वो खराब हो रहा है, अगर उनके चलने में डेली डे रूटीन उनकी अफेक्ट हो रही है, उनकी एबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो दिस इज़ ए सोल्यूशन दैट दे कैन गेट सर्जरी डन। और इसको सबसे अच्छा करने का तरीका है कि अगर हम इसमें एक्यूरेसी ले आए तो बाई एक्यूरेसी। सर उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में ये टेक्निक कहाँ अब देखो बड़े शहरों में तो दिल्ली में डेफिनेटली पहुंच गई है, कई तरह के रोबोट्स हैं, पंजाब में भी कुछ शहरों में ये लग चुकी है, बट रोबोट डिफर कर रही है कि किसी में कोई रोबोट, कोई एक्चुअल रोबोट ले रहे हैं, कोई ये जो उसके सो कॉल्ड जो रोबोटिक टाइप है वो ले रहे हैं। तो ये वाले लिमिटेड जगहों पे ये वाले जो रोबोट्स है, बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट हर कोई नहीं लगाता, वो उसके सिमुलेटर्स लगा देते हैं एंड कह देते हैं, बट वी आर हैप्पी कि हमारे पास ओरिजिनल रोबोट है। सर मरीज को जो है कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका जो खर्चा है वो कितना है? दो चीज़ें हैं, मरीज़ को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। टेक्निकली तो हर आदमी का एक अपना प्रोफाइल होता है, बॉडी वेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं।
अब अगर जब उसको लगता है कि मेरी नीज की एक तो रूटीन की फिटनेस तो एक अलग चीज़ है जो हमारे इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, बट करते हैं। जब भी नी सिम्टम करता है तो हमें उसी वक्त केयरफुल होना चाहिए कि घुटने की प्रॉब्लमें आती हैं हमारी, मैंने पहले बताया 7% पॉपुलेशन को आनी है, 7% पॉपुलेशन के घुटने बदले जाते हैं, और इंडिया के हिसाब से देखो तो 7% बहुत बड़ा है। इस वक्त हमारे घुटनों का बैलेंस गड़बड़ करने लग पड़ता है, नी जॉइंट पेन करने लग पड़ता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, मसल्स वीक होने लग पड़ती है, और वीक मसल से घुटना और ख़राब होने लग पड़ता है। सो पहला स्टेप होता है कि हम अपनी मसल्स को वीक ना होने दें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, घुटने की एक न्यूट्रिशनल हेल्थ बन जाए। दैट इज़ द टाइम के पहली कंसल्टेशन होती है। उसके बाद अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बड़े छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि हम एक छोटी सर्जरी होती है, हाइटिबिलोस्टॉमी होती है, या आधा जॉइंट ही खराब हो तो आधे जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। वो बीच की स्टेजेस आती है, अगर हमने वो भी नेगलेक्ट कर दी तो फाइनली स्टेज है कि जिसमें दोनों खर्चा डिपेंड करेगा। हर हॉस्पिटल का अपने जो चार्जेस होते हैं वो खर्चा तो आई थिंक हॉस्पिटल के हिसाब से होता है, बट इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन दी हॉस्पिटल, जो भी इनका पेमेंट सिस्टम होता है। 3 कितने के आसपास का एक्सपेंडिचर है। हाँ नहीं, रॉबर्ट का खर्चा, टोटल खर्चे की बात करें या रॉबर्ट की बात करें? टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं। टोटल खर्चा डिपेंड करते 3-3.25 के आसपास का पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन डॉक्टर गौरव सैनी से है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसकी ज़रूरत न पड़े, जिससे बहुत कम ज़रूरत पड़े पेशेंट को? शुरू से हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिससे कि इससे बचा जा सके? मेरे को लगता है कि 3 चीज़ों का अगर हम करें अपनी ज़िंदगी में प्रयोग, तो शायद हम अपने घुटनों को जल्दी ख़राब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपका डाइट, सो अवॉइड जंक फूड, हैव अ प्रॉपर proportion of your macros, proteins, carbohydrates and your fats. Second is the exercise. Exercise has 4 components. One is the stretching part, second is the aerobic, third is the anaerobic and fourth is the weight training. अगर हम इन चारों चीज़ों को ध्यान रखेंगे हमारा वेट ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम अपने वेट को प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो हमारे जोड़ भी ज़्यादा देर तक अच्छे से काम करेंगे। एक सर कोई आप ऐसा कैंप भी लगाएंगे जिससे अवेयरनेस कैंप हो, लोगों को और पेशेंट को लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो? तो रूटीनली नॉट इन द ट्राई सिटी वी ऑर्गेनाइज दिस विद द पेरिफेरी प्लेसेस वेयर द रीच ऑफ आवर हॉस्पिटल इज नॉट देयर। हम वहाँ पे अपने कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट येस देयर आर सर्टेन स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन पीपल एसोसिएशन, जहाँ पे हम अपने कैंप करते रहते हैं। वहाँ पे जिससे कि लोगों को रूटीनली हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे हम लोगों से मिलकर उनको अवेयर करते हैं। ठीक है। थैंक यू।